निकल जाओ यहाँ से। मेरी आवाज़ कांप रही थी, लेकिन उस कांपने में कमजोरी नहीं थी, उसमें जहर था, घृणा का, अपमान का और टूटे हुए भरोसे का। जितनी नफरत आज मुझे तुमसे हो रही है, इतनी मैंने जिंदगी में किसी से नहीं की। मैंने पूरी ताकत झोंक दी और उसे धक्का दिया, पर वो एक कदम भी पीछे नहीं हटा। संजय वैसे ही खड़ा रहा, सीधा, ठंडा, जैसे मैंने उसे नहीं किसी दीवार को धक्का दिया हो। उसके चेहरे पर न शर्म थी, न पछतावा, न अफसोस, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे उसने कोई गुनाह नहीं, कोई जीत हासिल की हो। और मैं वहीं फूट पड़ी। काश मेरी सांस अटक गई। काश उस दिन मैंने तुम पर भरोसा ना किया होता। काश मैं तुम्हारी मीठी मीठी बातों में ना आती। काश मैंने तुम्हें इंसान समझने की गलती ना की होती। सीना भारी हो रहा था, सांस जैसे अंदर जाकर वापस आना भूल रही थी। और वो बड़े आराम से बोला, ऐसे जैसे किसी मीटिंग में किसी जूनियर को समझा रहा हो। शिवांगी, इतना उत्तेजित होने की जरूरत नहीं है। पहले शांत हो जाओ, फिर मेरी बात सुनो। बस यही कुछ मेरे अंदर टूट गया। उसकी ये ठंडक, ये बेरुखी मेरी छाती में आग की तरह फैल गई। उसने बिना मेरी तरफ ठीक से देखे अपनी जेब से बटुआ निकाला, नोट निकाले, गिने तक नहीं, और अगले ही पल मेरे मुंह पर उछाल दिए। रुपए फर्श पर बिखर गए, मेरे आंसुओं के बीच। ये लो, वो बोला, और जाकर अपना इलाज करवा लेना, इसी में तुम्हारी भलाई है। किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। तुम भी अपनी जिंदगी जीती रहना, मैं भी। वो थोड़ा रुका, फिर आखिरी वार किया, और हां, सोच लेना भी मत कि तुम मेरा कुछ बिगाड़ सकती हो। इतना कहकर वो पलटा और भारी कदमों से कमरे से बाहर निकल गया। दरवाज़ा बंद हुआ और मैं वहीं फर्श पर बैठ गई। मेरे हाथ कांप रहे थे, आंखों से आंसू नहीं, जैसे मेरी पूरी आत्मा बह रही थी। सिसकियों के बीच मेरा मन मुझे जबरदस्ती पीछे खींच ले गया। उस दिन पर, जब ये सब शुरू हुआ था, उस दिन मैं बहुत हड़बड़ी में थी। विश्वविद्यालय के गेट से अंदर घुसते ही मैंने घड़ी देखी, दिल डूब गया। मैं पहले ही बहुत लेट हो चुकी थी। प्रोफेसर शर्मा का लेक्चर था और वहां देर से पहुंचना मतलब सवालों की बारिश। मैं तेजी से अपने विभाग की सीढ़ियां चढ़ रही थी कि अचानक एक जोर की टक्कर। संतुलन बिगड़ा, पैर फिसला। एक पल के लिए लगा कि अब मैं सीधे नीचे जाऊंगी। डर के मारे मैंने आंखें बंद कर लीं, लेकिन गिरने के बजाय मुझे किसी ने थाम लिया। मजबूत बाहें, बहुत करीब। उफ, लड़की है या अप्सरा? एक भारी मर्दाना आवाज मेरे कानों में पड़ी। मैंने घबराकर आंखें खोलीं। सामने वही था, एक नौजवान जो मुझे बिना पलक झपकाए देख रहा था। मेरी आंखों में लगा गाढ़ा काजल मेरी घबराहट को और गहरा दिखा रहा था। एक पल के लिए मैं सुन्न पड़ गई, फिर जैसे होश लौटा। मैंने झटके से खुद को उसकी पकड़ से छुड़ाया और सीढ़ियों पर सीधी खड़ी हो गई। अशिष्ट, मेरी आवाज कांप गई। लज्जा नहीं आती तुम्हें? वो थोड़ा घबरा गया, शायद ऐसी प्रतिक्रिया की उम्मीद नहीं थी। क्षमा कीजिए, मेरा वो मतलब नहीं था, ये तो बस अचानक। मैं सब जानती हूं, मैंने उसे बीच में ही रोक दिया। उंगली उठाकर बोली, तुम जैसे लड़कों के ये हथकंडे बहुत पुराने हैं, जहां किसी लड़की को देखा नहीं कि नीयत डगमगा जाती है। शिष्टाचार नाम की कोई चीज है भी या नहीं? वो हल्की मुस्कान लाने की कोशिश करने लगा। महोदया, आप गलत समझ रही हैं, मैं वैसा लड़का नहीं हूं। पर मैं सुनने के मूड में नहीं थी। मैंने सीढ़ियों पर गिरी अपनी किताबें उठाईं, एड़ी जोर से पटकी और वहां से निकल गई। पीछे मुड़कर नहीं देखा। वो बस वहीं खड़ा मुझे जाते हुए देखता रह गया। कुछ दिन बाद मैं अपनी सहेलियों के साथ गलियारे से गुजर रही थी कि मेरी नज़र उस पर पड़ी। वही लड़का अपने दोस्तों के साथ जोर जोर से हंसते हुए सीढ़ियों वाली घटना किसी फिल्मी सीन की तरह सुना रहा था। मुझे घिन आ गई। महंगे कपड़े, ढीली हंसी और आंखों में घमंड, एकदम अमीर बाप की बिगड़ी हुई औलाद। अगले दिन मैं लाइब्रेरी में बैठी पढ़ रही थी। चारों तरफ सन्नाटा। मैं नोट्स बना रही थी कि अचानक मेरी गर्दन के पास किसी का स्पर्श। मेरी पूरी देह से हर गई। उंगलियां मेरी गर्दन को छूकर निकल गई थीं। मैंने झटके से पीछे देखा। वही लड़का अपनी कुर्सी पर बैठा दोस्तों से बात करता हुआ। हमारी कुर्सियों की पीठ एक दूसरे से सटी थी। ये क्या बदतमीजी है? मेरी आवाज तेज हो गई।
लाइब्रेरी में बैठे सब लोग हमारी तरफ देखने लगे। वो खड़ा हुआ, बिल्कुल आत्मविश्वास से। सॉरी, उसने कहा, जानबूझकर नहीं था, बस हाथ फैल गया गलती से। उसके चेहरे पर रत्ती भर भी शर्म नहीं थी। और बस मेरे अंदर का गुस्सा फूट पड़ा। मैंने पूरी ताकत से उसके गाल पर तमाचा जड़ दिया। छप्पाक। लाइब्रेरी में मौत जैसी खामोशी छा गई। वो गाल थामे मुझे घूरता रहा। हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने की? मैं कांपती आवाज में बोली, अगर दोबारा ऐसी कोई नीच हरकत की तो मैं सीधे प्रिंसिपल से शिकायत करूंगी। इतना कहकर मैं अपनी सहेलियों का हाथ पकड़कर वहां से निकल आई। मुझे तब जरा भी अंदाजा नहीं था कि जिस संजय का मैंने सबके सामने अपमान किया है, वही आदमी मेरी जिंदगी में देवदूत का मुखौटा पहनकर वापस आने वाला है। पुस्तकालय के उस सन्नाटे में वो आवाज आज भी मेरे कानों में गूंजती है, छप्पाक। मेरे हाथ की जलन से ज्यादा मुझे उसकी आंखों ने डरा दिया था। संजय गाल थामे मुझे जिस तरह देख रहा था, उस नजर में दर्द नहीं था, उसमें कुछ और था, कुछ ऐसा जिसे मैं तब समझ नहीं पाई। मेरी आत्मा कांप उठी थी, लेकिन मैंने अपने चेहरे पर डर आने नहीं दिया। अगर दोबारा मेरे आसपास भी ऐसी कोई नीच हरकत की तो इसका अंजाम तुम सोच भी नहीं सकती। वो कुछ नहीं बोला था, बस देखता रहा था, और शायद उसी पल उसने कुछ तय कर लिया था। मुझे बाद में पता चला कि संजय कोई साधारण लड़का नहीं था। वो संजय सिंघानिया था, शहर के सबसे धनी परिवार का इकलौता वारिस, जिसे जिद करना आता था, हार मानना नहीं। और मैं शिवांगी, एक मध्यम वर्गीय घर की लड़की। पिता एक निजी संस्था में नौकरी करते थे, माँ पूरा घर संभालती थी, छोटा भाई शिवम 10वीं कक्षा में। हमारी दुनिया सीधी साधी थी, न ज्यादा सपने न ज्यादा चालाकियां। उस घटना के बाद जब भी संजय विश्वविद्यालय में दिखता, मैं रास्ता बदल लेती और वो भी नजरें चुरा लेता। मुझे लगा मेरा थप्पड़ काम कर गया। मैंने सोचा शायद अब सब खत्म हो गया है। मैं कितनी नासमझ थी। उस शाम जैसे ही मैंने घर का दरवाज़ा खोला, मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। पिताजी सामने खड़े थे, पर वैसे नहीं जैसे रोज होते थे। माथे पर पट्टी, हाथ पर पट्टी, कपड़ों पर सूखा हुआ खून। पिताजी, ये क्या हो गया? वो लड़खड़ा कर बोले, बेटा, कुछ लड़के थे, बहुत तेज गाड़ी चला रहे थे, मेरी बाइक को टक्कर मार दी और भाग गए। फिर उन्होंने पीछे देखा। अगर ये लड़का वहां देवदूत बनकर ना आता तो आज तुम्हारा पिता घर न लौट पाता। मैंने पीछे मुड़कर देखा और वहीं मेरी सांस रुक गई। संजय। वो बिना कुछ कहे पिताजी को सहारा देकर अंदर ले आया। माँ रसोई से भागती हुई आईं। पिताजी की हालत देखकर उनकी आंखें भर आईं। संजय ने बहुत शांत स्वर में कहा, माताजी, घबराइए नहीं, अंकल अब ठीक हैं, डॉक्टर को दिखा दिया है। उसने दवाइयों का पैकेट माँ के हाथ में थमाया। इन्हें समय पर दे दीजिएगा, कुछ ही दिनों में सब ठीक हो जाएगा। पिताजी ने कांपते हाथों से पैसे निकालने चाहे। संजय ने तुरंत हाथ जोड़ लिए। नहीं अंकल, कृपया ऐसा मत कीजिए, ये मेरा कर्तव्य था। और हाँ, मैं उन लड़कों को भी ढूंढ निकालूंगा। इतना कहकर वो चला गया। बाद में पिताजी ने बताया कैसे संजय ने अपनी महंगी कार रोकी, उन्हें उठाया, अस्पताल ले गया और उनकी टूटी बाइक तक अपनी वर्कशॉप भिजवा दी। उस रात मैं देर तक सो नहीं पाई। पहली बार मुझे लगा शायद मैं गलत थी, शायद संजय वैसा नहीं था जैसा मैंने समझा। अगले दिन कॉलेज में मैं खुद उसके पास गई। वो दोस्तों के बीच खड़ा था। मेरी आवाज़ थोड़ी झिझकी हुई थी। संजय, कल के लिए धन्यवाद। मैंने आपके बारे में गलत धारणा बना ली थी। वो मुस्कुराया। शिवांगी, मुझे शर्मिंदा मत करो, बस अच्छा लगा कि तुम्हारे मन की कड़वाहट थोड़ी कम हुई। फिर बोला, कभी ज़रूरत पड़े तो बेझिझक कहना। उस दिन के बाद सब कुछ बदलने लगा। मैं पहले साल में थी। वो पढ़ाई में मेरी मदद करने लगा, नोट्स, समझाना, समय देना। धीरे धीरे बातें बढ़ीं, हंसी आई, भरोसा आया। वो मेरी तारीफ करता, तुम बहुत समझदार हो, तुम जिंदगी में बहुत आगे जाओगी। और मैं उसकी बातों पर यकीन करने लगी। 6 महीने कब बीत गए पता ही नहीं चला। मुझे उससे प्रेम हो गया था। जब उसकी परीक्षाएं समाप्त हुईं, उस दिन मैं बहुत उदास थी।
वो मेरा हाथ थामे मुझे समझा रहा था। क्यों रो रही हो? तुम्हारे बिना ये कॉलेज मुझे काट खाने को दौड़ेगा, मैं रोते हुए बोली। वो मुस्कुराया। कुछ महीनों की बात है, जैसे ही मैं पापा के बिजनेस में खुद को साबित कर लूंगा, सबसे पहले तुम्हारा हाथ मांगने तुम्हारे घर आऊंगा। मेरी आंखें झुक गईं। मैंने हाथ छुड़ाना चाहा, लेकिन उसने और कसकर पकड़ लिया। उसकी आंखों ने एक चमक थी जिसे मैं तब पहचान नहीं पाई। मैं भी तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, वो बोला, इसलिए कभी कभी बाहर मिलते रहेंगे। कुछ दिन बाद उसने मुझे एक बड़े होटल के रेस्टोरेंट में खाने पर बुलाया। मैंने घर पर झूठ बोला कि सहेली के घर जा रही हूं। माँ ने बिना सवाल किए इजाज़त दे दी। भोजन के बाद वो मुझे उसी होटल के एक कमरे की ओर ले गया। मेरे दिल में अचानक डर बैठ गया। संजय, हम यहाँ क्यों आ रहे हैं? मैंने धीमे से पूछा। वो पास आया। शिवांगी, मैं तुमसे प्रेम करता हूं और तुम मुझसे। अंत में हमें विवाह तो करना ही है। उसकी आवाज़ में एक अजीब सा नशा था। वो मेरा हाथ थामे आगे बढ़ने लगा। मैं घबरा गई। नहीं, मैं ये सब नहीं कर सकती, मुझे घर जाना है। एक तरफ उसके नाराज़ होने का डर और दूसरी तरफ अपनी मर्यादा खोने का भय। मेरे भीतर दो आवाज़ें आपस में टकरा रही थीं। संजय सिंघानिया के शब्दों में वाकई एक अजीब सा जादू था। ऐसा जादू जो दिमाग को नहीं, सीधे कमजोरियों को छूता था। जब मैं पीछे हटने लगी, उसने मेरी आंखों में झांका, इतनी गहराई से कि मेरे भीतर उठता संदेह खुद ही शर्मिंदा हो गया। क्या तुम्हें मुझ पर जरा सा भी भरोसा नहीं है शिवांगी? उसकी आवाज़ भर आ गई। वो आहत होने का अभिनय इतनी सफाई से कर रहा था कि मुझे खुद पर ही शक होने लगा। तुम सच में सोचती हो कि मैं तुम्हें धोखा दे सकता हूं? वो धीरे से बोला। मैं तो तुम्हारे प्रेम में पूरी तरह डूब चुका हूं और तुम अभी भी डर रही हो। मैंने कांपती आवाज में कहा। संजय, मुद्दा भरोसे का नहीं है, पर ये सही नहीं है। समाज, धर्म, सब इसके खिलाफ हैं। वो और पास आ गया, इतना पास कि मैं उसकी सांसें महसूस कर सकती थी। प्रेम में सही गलत कुछ नहीं होता, उसने धीमे स्वर में कहा। जब दिल जुड़ जाते हैं तो नियम अपने आप टूट जाते हैं। उसकी आवाज़ में एक ऐसा भरोसा था जिसने मेरे डर को धीरे धीरे दबा दिया। आज मुझे खुद से दूर मत करो, वो बोला। तुम नहीं जानती पिछले 1 महीने से मैं तुम्हें कितना महसूस कर रहा था। मैं पीछे हटने की कोशिश कर रही थी, पर वो हर बार एक कदम और करीब आ जाता। मेरे भीतर 2 आवाज़ें लड़ रही थीं, एक चेतावनी दे रही थी, दूसरी भरोसा दिला रही थी। मैं बहुत जल्द अपने माता पिता को तुम्हारे घर भेजूंगा, उसने मेरे कानों के पास कहा। मेरे हाथ कांप रहे थे। संजय, रुको प्लीज़। पर वो रुक नहीं रहा था। वो मेरे विरोध को डर समझ रहा था और डर को मिटाने की कोशिश कर रहा था। मैं संघर्ष कर रही थी, ज्यादा खुद से। पर एक क्षण ऐसा आया जब मैं थक गई डरते डरते, सोचते सोचते। और उस थकान में मैंने चुप्पी ओढ़ ली। उस चुप्पी को उसने स्वीकृति समझ लिया। उस वक्त मुझे यही लग रहा था कि मैं प्रेम की परीक्षा दे रही हूं। मैं खुद को समझा रही थी, आखिर शादी के बाद मेरा जीवन तो इसी के साथ होना है, तो अगर आज, तो क्या फर्क पड़ता है। मुझे पूरा यकीन था कि संजय मुझे कभी नहीं छोड़ेगा, उसके शब्दों पर, उसकी कस्मों पर। कुछ देर बाद वो उठा, मेरे माथे को हल्के से छुआ और मुस्कुराया। देखा, इतना भी मुश्किल नहीं था, वो बोला। तुम बेकार ही डर रही थी। फिर बोला, मैं तुम्हें पहले ही अपनी पत्नी मान चुका हूं। बस मेरे काम थोड़े स्थिर हो जाएं तो 2-3 महीनों में औपचारिक रूप से तुम्हारा हाथ मांगने तुम्हारे घर आ जाऊंगा। मेरी बातों में भविष्य था, और भविष्य की बातें हमेशा भरोसेमंद लगती हैं। अचानक मेरी नज़र घड़ी पर पड़ी। 6:30। मेरी रगों में घबराहट दौड़ गई। संजय, मुझे अभी घर जाना होगा, मैं घबरा कर बोली। जरा सी भी देर हुई तो पिताजी सवाल करेंगे, और ट्रैफिक। हम जल्दी जल्दी बाहर आए। 7 बजने में 10 मिनट बाकी थे जब उसने मुझे घर के बाहर उतारा। मैंने उतरते समय एक बार उसे देखा।
उसने मेरा हाथ थाम लिया, उंगलियों से मेरी हथेली सहलाई। मैंने भीगी आंखों से पूछा, संजय, तुम मुझे कभी छोड़ तो नहीं दोगे? मैंने आज सब कुछ तुम्हारे भरोसे करके किया है। वो मुस्कुराया। पगली, उसने कहा, तुम ही नहीं, मैंने भी खुद को तुम्हें सौंप दिया है। तुम मेरी जीवन की पहली और आखिरी लड़की हो। मैं उस भरोसे के साथ घर के अंदर चली गई। 2 दिन सामान्य बीते, लेकिन तीसरे दिन कुछ बदल गया। संजय के संदेश कम हो गए, कॉल छोटी छोटी होने लगीं, और मैं उसकी यादों में पहले से भी ज्यादा डूबती जा रही थी। मैं पहले की तरह बार बार संजय को फ़ोन करती रही। कभी उसकी कुशलता पूछती, कभी बस ये जानना चाहती कि वो ठीक तो है, और कभी बस मिलने की विनती करती। लेकिन अब संजय वो नहीं रहा था। उसकी आवाज़ में वो अपनापन नहीं था जो पहले हुआ करता था। मैं मीटिंग में हूँ, वो रूखेपन से कह देता। ऑफिस का बहुत प्रेशर है, अभी बात नहीं कर सकता। कभी कभी जोड़ देता, बस कुछ दिन और शिवांगी, सब सेट हो जाए तो फिर मैं तुम्हें अपना बना लूँगा। उसके इन शब्दों को मैं दिल से लगा लेती। खुद को समझाती, वो व्यस्त है, उस पर जिम्मेदारियां हैं, वो झूठ क्यों बोलेगा? मेरा भोला मन ये मानने को तैयार ही नहीं था कि वो बदल रहा है। 1 महीना यूं ही निकल गया, न कोई मुलाकात, न कोई कोशिश, बस वादे और इंतज़ार। उस दिन मैं विश्वविद्यालय में थी जब मेरे भीतर कुछ अजीब सा होने लगा। सिर भारी हो गया, आंखों के आगे धुंध छाने लगी, पैर जैसे मेरा साथ छोड़ रहे हों। उसी समय प्रोफेसर ने मेरा नाम पुकारा प्रेजेंटेशन के लिए। मैं उठी, लेकिन अगले ही पल सब कुछ घूम गया, जैसे ज़मीन मेरे नीचे से सरक गई हो। मेरा सिर डेस्क के कोने से टकराया, और फिर कुछ नहीं। जब मुझे होश आया तो सब कुछ सफ़ेद सफ़ेद सा था। तेज़ रोशनी, दवाइयों की गंध और माथे में एक जलन। मेरी सहेलियां मेरे पास खड़ी थीं। उनकी आंखों में डर था। मुझे बताया गया कि मैं बेहोश होकर गिर पड़ी थी। डॉक्टरों ने कई जांचें की, और फिर कुछ देर बाद एक डॉक्टर मेरे सामने बैठा। उसकी आवाज़ शांत थी, लेकिन शब्द मेरी दुनिया उजाड़ने के लिए काफ़ी थे। आप गर्भवती हैं। मैं कुछ समझ नहीं पाई। उसने दोहराया, आपके पति का नाम बताइए, फाइल में दर्ज करना होगा। उस पल मेरी ज़बान जैसे तालू से चिपक गई, सांस गले में अटक गई। मुझे लगा मैं गिर जाऊंगी। मैंने कभी सपने में भी ये नहीं सोचा था कि उस एक रात का ऐसा परिणाम होगा। दिल इतनी तेज धड़क रहा था कि मुझे लगा अब फट जाएगा। और फिर मैंने खुद को समझाया, संजय ही तो पिता है, ये बच्चा उसी का है। कांपते हाथों से मैंने उसका नाम लिखवा दिया। यूनिवर्सिटी प्रशासन ने घर पर भी सूचना दे दी थी। फोन पिताजी ने उठाया। वो अब भी दुर्घटना के बाद ठीक से चल नहीं पाते थे। खबर सुनते ही वो घबरा गए। तुरंत टैक्सी लेकर अस्पताल पहुंचे। माँ भी साथ थी। जब उन्होंने मुझे देखा, सफ़ेद चेहरे के साथ, माथे पर पट्टी, कमज़ोर सी, तो उनका दिल टूट गया। बेटा, ये क्या हो गया? माँ रो पड़ी। अचानक बेहोश कैसे हो गई? पिताजी घबराए हुए थे। उनकी आंखों में सवाल थे और भरोसा भी। और वही भरोसा मुझे सबसे ज्यादा काट रहा था। मुझे अपने आप से घृणा होने लगी। मेरा मन मुझे धिक्कार रहा था। ये लोग मुझ पर आंख बंद कर विश्वास करते थे। उन्हें क्या पता था कि उनकी बेटी अंदर ही अंदर किस आग में जल रही है। मैंने किसी तरह निम्न रक्तचाप का बहाना बनाया और घर लौट आई। उस रात मैंने संजय को न जाने कितनी बार फोन किया। हर बार नंबर बंद है। पूरा 1 हफ्ता यूं ही निकल गया। न कोई कॉल, न कोई जवाब। मैं उसे बार बार संदेश भेजती रही, संजय, मुझे तुमसे मिलना है, बहुत ज़रूरी बात है। लेकिन वो पूरी तरह से गायब हो चुका था। जब और सहन नहीं हुआ तो मैं खुद उसके ऑफिस पहुंच गई। मुझे वहां देखकर उसका चेहरा एकदम बदल गया, जैसे कोई चोरी पकड़ी गई हो। वो झट से उठा, मेरा बाजू पकड़ा और मुझे एक कोने में ले गया। उसकी पकड़ दर्द दे रही थी और आवाज़ जहर से भरी। ये क्या तरीका है?
वो फुसफुसाया, तुम यहाँ किसकी इजाज़त से आई हो? तुम्हें अंदाज़ा भी है अगर मेरे पिताजी को इसका पता चल गया तो क्या होगा? उसकी बातें सुनकर मेरे भीतर कुछ और टूट गया। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मैंने भर्राए गले से कहा, संजय, अब मुझे किसी का डर नहीं है। आज तुम्हें मेरी बात सुननी ही होगी। मेरे शब्द कमज़ोर थे, लेकिन इरादा नहीं। उन्हें भी सब पता होना चाहिए। मैंने अपने भीतर बची खुची हिम्मत समेट कर कहा था, आखिरकार मैं उनकी होने वाली बहू हूं। मेरे शब्दों में इतना विश्वास था, इतना अधिकार था कि एक पल के लिए संजय हिल गया। उसका चेहरा उतर गया, माथे पर शिकन उभर आई, आंखों में झुंझलाहट थी, ऐसी झुंझलाहट जब कोई बात आपके हाथ से फिसलने लगे। वो भीतर ही भीतर चिढ़ चुका था। चलो, उसने कड़वे स्वर में कहा, मेरे साथ। हम ऑफिस से निकलकर एक शांत से रेस्टोरेंट में आ गए। वहां ज्यादा लोग नहीं थे, हल्की सी रोशनी, धीमा संगीत। वेटर हमारे सामने दूध का शरबत रखकर चला गया। संजय एक एक घूंट धीरे धीरे पी रहा था, लेकिन उसकी बेचैनी छिप नहीं रही थी। कभी घड़ी देखता, कभी मेरी तरफ, जैसे उसे मेरे शब्दों से डर लग रहा हो। आखिरकार वो झुंझला उठा। देखो, उसने गिलास रखकर कहा, मेरा हर मिनट कीमती है, सीधे बताओ क्या बात है। मैंने पहले उसकी आंखों में देखा, फिर बहुत शांत आवाज में बोली, पता नहीं तुम सच में इतने व्यस्त हो या ये सब एक बहाना है। मेरे शब्द धीमे थे, पर भीतर बहुत भारी। पर अब मुझे तुम्हारी आंखों में मेरे लिए वो तड़प नहीं दिखती जो पहले होती थी। मैंने रुककर उसकी तरफ देखा। कहाँ गईं वो प्रेम भरी बातें, कहाँ गईं वो कस्में, वो वादे। मेरी आवाज़ भर्रा गई। अब जब मैं पूरी तरह तुम्हारी हो चुकी हूं तो तुम इतने बदल क्यों गए हो संजय? वो तुरंत अपनी सफाई देने लगा, जैसे पहले से तैयार हो। काम बहुत बढ़ गया है, वो बोला, जिम्मेदारियां समझो। फिर उसने एक अजीब सी दलील दी, एक इंसान एक ही समय में नौकरी और रिश्ते दोनों पर पूरी तरह ध्यान नहीं दे सकता। मैं उसकी बातें सुनती रही, चुपचाप। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने मेरे दिल को मुट्ठी में जकड़ लिया हो। मैंने एक गहरी सांस ली और फिर बहुत साफ शब्दों में कहा, संजय, मैं गर्भवती हूं। मेरे शब्द हवा में लटक गए। संजय जैसे पत्थर हो गया, उसकी आंखें फैल गईं। वो मुझे ऐसे घूरने लगा जैसे मैंने कोई अपराध कबूल कर लिया हो। क्या कहा तुमने? उसकी आवाज़ कांप गई। मुझे ठीक से सुनाई नहीं दिया। तुम वही कह रही हो जो मैं समझ रहा हूं। मैंने शर्म और डर से अपना सिर झुका लिया। हाँ, मेरी आवाज़ बहुत धीमी थी। तुम पिता बनने वाले हो। मैंने उसे अस्पताल की पूरी बात बताई, बेहोशी, डॉक्टर, रिपोर्ट, एक एक पल। लेकिन वो कब से मुझे ऐसे देख रहा था जैसे मैं कोई अनजानी चीज़ हूं। मैं आगे बढ़ी और उसका हाथ पकड़ लिया। संजय, मैंने विनती की, इसमें डरने वाली क्या बात है? हमारी शादी तो होने ही वाली है। मेरी आवाज़ अब कांप रही थी। तुम बस अपने माता पिता को मेरे घर भेज दो। मैं नहीं चाहती कि समाज इस बच्चे को कलंक समझे। शादी हो जाएगी तो सब अपने आप ठीक हो जाएगा। लेकिन उसने एक झटके से अपना हाथ छुड़ा लिया। उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जो मैंने पहले कभी नहीं देखा था। वो अजनबी लग रहा था, बहुत अजनबी। नहीं, वो कठोर स्वर में बोला, ये सब इतनी जल्दी मुमकिन नहीं है। उसकी आवाज़ ठंडी थी। मैं अभी इतना स्थापित नहीं हूं कि एक मध्यम वर्गीय लड़की को अपने घर ले जाकर शादी की बात करूं। मेरे भीतर कुछ टूट गया। वो बोलता चला गया, अगर तुम्हारी माँ को जरा सा भी शक हुआ, अगर तुम्हारे पिता को कुछ पता चला तो सोचो तुम्हारा क्या होगा। फिर आखिरी वाक्य, इसलिए जो मैं कह रहा हूं चुपचाप वही करो। उसने मेरा हाथ पकड़ा और लगभग खींचते हुए मुझे गाड़ी तक ले गया। रास्ते भर वो बोलता रहा, शादी में अभी 2-3 महीने लगेंगे, तब तक ये बात सबके सामने आ जाएगी। लोग तुम्हारे बारे में क्या क्या कहेंगे, सोचा है? मेरे कान शब्द सुन रहे थे, लेकिन दिमाग सुन्न हो चुका था। फिर उसने वो वाक्य कहा जिसने मेरे वजूद को हिला दिया, बच्चों का क्या है, वे तो शादी के बाद भी हो सकते हैं। गाड़ी रुक गई एक दवा की दुकान के सामने। वो उतरा, 2 मिनट बाद लौटा, हाथ में कुछ गोलियां थीं। उसने एक गोली निकाली और मेरी तरफ बढ़ा दी। मैं उसे देखती रह गई।
मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। एक हाथ अपने आप मेरे पेट पर चला गया। संजय, मेरी आवाज कांप रही थी। एक बार सोच लो, ये एक नन्ही सी जान है। लेकिन उसने मेरी एक नहीं सुनी। जबरदस्ती मेरे मुंह में गोली डाल दी, ऊपर से पानी पिला दिया, फिर मुझे घर के बाहर छोड़कर चला गया। उस रात मैं सो नहीं पाई। मेरे भीतर बस एक ही आवाज थी, खतरा, खतरा, खतरा। 2 महीने बीत गए। मैं ही बार बार फोन करती रही। वो कभी कभी उठा लेता, ज्यादातर नहीं। एक पूरा हफ्ता मैंने फोन नहीं किया, और उस हफ्ते उसने भी मुझे याद नहीं किया। तभी मेरे मन ने मान लिया, संजय भी बाकी सब जैसा ही था। और फिर वो दिन आया जब मैंने उसे किसी और के साथ देखा। लेकिन मैं तो तुम्हारा प्रेम होना संजय, तुमने मुझसे विवाह का वचन दिया था। तो फिर ये लड़की कौन है जिसका हाथ थाम कर तुम ऐसे जा रहे हो जैसे मैं कभी थी ही नहीं। मैं खुद को संभाल नहीं पा रही थी। मैंने उसका हाथ पकड़ लिया, वही हाथ जिसे पकड़कर मैंने अपना पूरा भविष्य सोच लिया था। इस हाथ पर, इस जिंदगी पर सिर्फ मेरा हक है संजय। मैं लगभग पागलों की तरह चिल्ला रही थी। लेकिन अगले ही पल उसने मेरा हाथ इतनी बेरहमी से झटका कि मैं एक कदम पीछे लड़खड़ा गई। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी, दबी हुई, जहरीली और डरावनी। वो झुककर मेरे कान के पास बोला, चुप हो जाओ शिवांगी। उसकी आवाज धीमी थी पर शब्द नुकीले। ये मेरे खानदान की लड़की है, मेरी मोहब्बत। वो रुका नहीं, उसकी बातों में जहर घुलता चला गया। यूनिवर्सिटी में जो तमाशा किया था, सबके सामने मुझ पर हाथ उठाया था, मुझे जलील किया था, वो हल्का सा हंसा। ये सब उसी का बदला था। मेरी सांस रुक गई। बहुत सती सावित्री बनती थी ना तुम, अब कैसा लग रहा है? उसकी नजर मुझ पर नहीं, मेरे भीतर उतर रही थी। आज तुम्हें अपने ही शरीर से गुनाह की बदबू आ रही होगी। उसके शब्द शब्द नहीं थे, वे मेरी रूह पर हथौड़े की तरह गिर रहे थे। और फिर उसने वो कह दिया जिसके बाद कुछ बचा नहीं। तुम जैसी लड़की को मैं अपने घर में नौकरानी भी न रखूं। मैं वहीं जड़ हो गई। मेरे रास्ते से हट जाओ और दोबारा हमारे बीच आने की कोशिश मत करना। वो थोड़ा झुका और फुसफुसाया, वरना जिस तरह पहली बार तुम्हारे बाप का एक्सीडेंट करवाया था, इस बार ऐसा करवाऊंगा कि जिंदगी भर घिसटती फिरोगी। मेरी आंखों के आगे सब कुछ काला पड़ गया। मुझे लगा मैं जमीन पर नहीं, किसी गहरे गड्ढे में गिर रही हूं। मैंने लड़खड़ाते हाथों से उसका कॉलर पकड़ा। क्या मतलब? मैं चीखी। पिताजी का एक्सीडेंट तुमने करवाया था? लेकिन वो मेरी पकड़ से खुद को छुड़ाकर पीछे हट चुका था। एक पल में मैं वहीं जमीन पर गिर पड़ी, धूल में, भीड़ के बीच, अकेली। न जाने कितनी देर मैं वहीं बैठी रोती रही। और वो उस लड़की के साथ अपनी चमचमाती गाड़ी में बैठा अपनी नई जिंदगी की ओर निकल गया, पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। कुछ दिनों बाद मुझे यूनिवर्सिटी की एक लड़की से सच पता चला। 1 हफ्ते बाद संजय और उस लड़की, पल्लवी, की शादी होने वाली थी। वो उससे बेइंतहा प्रेम करता था। उसके लिए उसने अपने परिवार की हर शर्त मान ली थी। मेरी हालत, मेरी तबाही, उसके लिए उसका कोई मतलब नहीं था। उसे सिर्फ अपना बदला चाहिए था, और वो ले चुका था। 2 हफ्तों बाद धूमधाम से उनकी शादी हो गई। पूरे हफ्ते फंक्शंस, हंसी, खुशियां। वो बेहद खुश था। और मैं एक टूटा हुआ वजूद थी, जिसकी कहानी वहीं कहीं मिट्टी में दब गई थी। फिर खबर मिली, अगले ही हफ्ते वे दोनों वर्ल्ड टूर पर निकल गए। मैं दूर खड़ी उनकी चमकती तस्वीरों की खुशियां सुनती रही और चलती रही। वक्त गुजरता गया। मैंने किसी तरह अपना आखिरी सेमेस्टर पूरा किया, लेकिन तभी मुझे एहसास होने लगा, मेरा शरीर बदल रहा है। डॉक्टर के पास गई, और जो उसने बताया, मेरे होश उड़ गए। मेरा बच्चा जाया नहीं हुआ था, वो अब भी मेरे भीतर पल रहा था। 3 महीने हो चुके थे। जब मैंने गर्भपात की बात की, डॉक्टर ने साफ मना कर दिया। अब यह नामुमकिन था। मेरी जान को खतरा था। संजय तो अपना बदला लेकर चला गया था, मगर मुझे जिंदा रहते हुए कब्र की सजा दे गया था। मैंने दूसरा शहर चुना, नौकरी के लिए अप्लाई किया, काम मिल गया। माता पिता से कहा ऑफिस की तरफ से रहने की व्यवस्था है। असल में मैं हॉस्टल में रहने लगी। मैं काम भी कर रही थी और उस बोझ को भी ढो रही थी जो मुझे मोहब्बत के नाम पर मिला था। मैं कातिल नहीं बन सकती थी।
वो दौर मेरी जिंदगी का सबसे ज्यादा दर्दनाक दौर था। अस्पताल के कागजों में पिता के नाम की जगह मैंने आज भी संजय का ही नाम लिखा। 9 महीने बाद एक सरकारी अस्पताल में मैंने एक बेटे को जन्म दिया। जब मैंने उसे पहली बार अपने सीने से लगाया तब समझ आया, ये कोई गुनाह नहीं है, ये एक जिंदा जान है और मैं इसे कभी नहीं छोड़ूंगी। मैंने माता पिता को एक झूठी कहानी सुनाई। कहा मेरी एक सहेली थी, पति की मौत हो गई, बच्चे के जन्म पर वो भी चल बसी। बच्चा अनाथ था, इसलिए मैं उसे ले आई। उन्होंने मुझ पर भरोसा किया। मैं नौकरी छोड़कर वापस अपने शहर आ गई, यहीं काम करने लगी। मेरे लिए कई रिश्ते आए। मैं हर बार बस यही कहती, जब तक अंश बड़ा नहीं हो जाता मैं शादी नहीं करूंगी। माँ समझाती थीं, क्यों किसी गैर के बच्चे के लिए अपनी जिंदगी बर्बाद कर रही हो। मैं बस कहती, माँ वो गैर नहीं है, उसे मेरी जरूरत है। एक रात पिताजी को दिल का दौरा पड़ा, वो हमें छोड़कर चले गए। घर की सारी जिम्मेदारी मेरे कंधों पर आ गई। उसी समय मेरे भाई की नौकरी दुबई में लग गई, वो चला गया। माँ बीमार रहने लगी। 5 साल यूं ही बीत गए। मैंने अंश को स्कूल में दाखिल करवाया। पिता के नाम के कॉलम में आज भी संजय का ही नाम था। अंश अपने पिता जैसा दिखता भी नहीं था, लेकिन वो मुझसे बेइंतहा प्रेम करता था। अगर मुझे जरा सा बुखार भी हो जाए तो वो परेशान हो जाता। अपने छोटे छोटे हाथों से मेरे माथे पर पानी की पट्टियां रखता। माँ आप जल्दी ठीक हो जाओ। उसकी बाहों में मैं जी लेती थी। फिर एक रात माँ भी मुझे छोड़कर चली गईं। भाई सिर्फ अंतिम संस्कार के लिए आया। उसने कहा मैं तुम्हें दुबई ले जा सकता हूँ, लेकिन इस बच्चे को नहीं। मैंने बिना सोचे कहा, तुम जाओ, मैं यहीं रहूंगी। वो समझाता रहा, पर उसे कैसे बताती कि अपनी जिंदगी में पहले ही बर्बाद कर चुकी हूं, लेकिन अंश की नहीं करने दूंगी। और आज मैं और अंश उस सूने घर में साथ साथ जी रहे हैं। मेरे शब्दों के बाद कुछ पल के लिए पूरा आंगन सन्नाटे में डूब गया। संजय अब भी घुटनों के बल बैठा था। उसके होंठ कांप रहे थे, आंखों से आंसू बिना रुके बह रहे थे। लेकिन मुझे उसके आंसुओं से रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि मैंने इन 5 सालों में इतने आंसू बहा दिए थे कि अब किसी और के आंसू मुझे पिघला नहीं सकते थे। शिवांगी, शिवांगी, वो फिर बोला, मैं जानता हूं मैं बहुत बड़ा गुनहगार हूं, लेकिन आज मैं तुमसे भीख मांगने नहीं आया हूं। मैंने उसकी तरफ देखा, सीधे, बिना किसी डर के। तो फिर किस हक से मेरे घर में घुस आए हो? मेरी आवाज़ शांत थी, लेकिन भीतर आग थी। वो धीरे धीरे उठा। उसकी नज़र अंश पर टिक गई। अंश मेरे पीछे खड़ा था, मेरा दुपट्टा मुट्ठी में भींचे हुए। मुझे सिर्फ एक मौका चाहिए, संजय बोला। मैं उसका पिता हूं। ये सुनते ही मेरे भीतर कुछ टूटकर फिर से जुड़ गया। मैं हंसी, बहुत हल्की, बहुत कड़वी हंसी। पिता? मैंने दोहराया। पिता वो होता है जो बच्चे की मां को जहर की गोली खिलाकर सड़क पर नहीं छोड़ देता। पिता वो होता है जो बदले की आग में एक औरत की जिंदगी जलाकर शादी के मंडप में हंसता है। मैंने एक कदम आगे बढ़कर उसकी आंखों में देखा। तुम सिर्फ उस बच्चे के पिता हो जिसे तुम मार नहीं पाए। मेरी बात उसके सीने में सीधे लगी। वो सिर झुकाए खड़ा रहा। मैं बदल गया हूं, उसने धीमे से कहा। ईश्वर ने मुझे सजा दी है। मैंने बिना हिचक जवाब दिया, नहीं संजय, ईश्वर ने तुम्हें सजा नहीं दी, ईश्वर ने मुझे ताकत दी है। मैंने अंश का हाथ और मजबूती से पकड़ लिया। ताकत की अब मैं किसी मर्द के नाम पर अपना आत्मसम्मान कुर्बान न करूं। ताकत की मैं अपने बच्चे को उस इंसान से दूर रखूं जिसके भीतर दया नाम की कोई चीज नहीं। संजय ने एक आखिरी कोशिश की। मैं उसे सब कुछ दे सकता हूं, नाम, दौलत, सुविधाएं। मैंने उसे वहीं रोक दिया। अंश को तुम्हारी दौलत नहीं चाहिए, उसे सिर्फ सुरक्षा चाहिए, सम्मान चाहिए और एक ऐसी माँ चाहिए जो उसे कभी बिकाऊ न समझे। मैंने दरवाजे की ओर इशारा किया, अब जाओ। और हाँ, पलटकर मैंने कहा, अगर दोबारा मेरे बच्चे के पास आने की कोशिश की। मेरी आवाज़ पहली बार सख्त से भी आगे चली गई। तो इस बार मैं चुप नहीं रहूंगी। संजय ने अंतिम बार अंश की तरफ देखा। अंश उसकी ओर देख भी नहीं रहा था, वो मेरे पीछे छिपा खड़ा था। और उसी पल संजय समझ गया कि उसने सिर्फ एक औरत नहीं, पूरा रिश्ता हमेशा के लिए खो दिया है। वो बिना कुछ कहे मुड़ गया और चला गया। मैंने दरवाज़ा बंद किया
और उसी पल मेरे पैरों से जैसे जान निकल गई। मैं जमीन पर बैठ गई। अंश तुरंत मेरे पास आया, अपने छोटे छोटे हाथों से मेरे गाल पोंछते हुए बोला, माँ आप रो मत, मैं हूं ना। मैंने उसे सीने से लगा लिया, बहुत कसकर। आज पहली बार मुझे लगा मैं हार कर नहीं, जीत कर रो रही हूं। संजय की आंखों में सचमुच पछतावे की आग जल रही थी, लेकिन मेरे दिल में उसके लिए अब कुछ भी नहीं बचा था, न नफरत न प्यार, बस एक गहरी ठंडी खामोशी। वो मेरी तरफ देखते हुए कांप रहा था, आवाज टूट टूट कर निकल रही थी, शिवांगी मैं अंश को अपना नाम देना चाहता हूं और तुम्हें वो इज्जत जो मुझे बहुत पहले देनी चाहिए थी। वो एक पल रुका, फिर जैसे खुद को समझाते हुए बोला, पल्लवी को कोई ऐतराज नहीं है, वो तुम्हारे साथ कभी दुर्व्यवहार नहीं करेगी, वो इस सच को स्वीकार करने को तैयार है। मैंने उसकी तरफ देखा, बहुत ध्यान से देखा, फिर होठों पर एक फीकी सी मुस्कान आई। वो मुस्कान जिसमें न गुस्सा था न दर्द, बस उपेक्षा थी। संजय, मैंने बहुत शांति से कहा, अब मुझे न तुम्हारे नाम की जरूरत है, न तुम्हारी दी हुई इज्जत की। मेरी आवाज में कोई कांप नहीं थी। मेरे पास आज भी आत्मसम्मान है, समाज में मेरी पहचान है, लोग मुझे इज्जत देते हैं, बिना तुम्हारे नाम के। मैंने उसकी आंखों में देखकर कहा, मैं तुम्हारी मोहताज नहीं हूं। उसका चेहरा जैसे और बिखर गया, वो बेचैन हो उठा। लेकिन शिवांगी, आज नहीं तो कल ये बच्चा तुमसे पूछेगा। उसकी आवाज ऊंची हो गई। पूछेगा कि उसका पिता कौन है, तब तुम क्या कहोगी? मैंने एक गहरी सांस ली। मेरे पास कहने के लिए बहुत कुछ है संजय, और जो सच होगा वही इस बच्चे को इंसान बनाएगा। मैंने साफ कहा, अब तुम यहां से जा सकते हो। वो एकदम चिल्ला उठा, नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। उसकी आवाज घर की दीवारों से टकराई। जब तक मैं अपनी गलती सुधार नहीं लेता, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। फिर वो अंश की ओर बढ़ा, बेटा इधर आओ मेरे पास। अंश डर गया, वो तुरंत मेरे पीछे आकर छुप गया, मेरी साड़ी कसकर पकड़ ली। मैंने उसे अपने पीछे कर लिया। मेरी आवाज कठोर हो गई, ये तुम्हारे पास कभी नहीं आएगा संजय। इसके लिए पिता का मतलब सुरक्षा होता है, डर नहीं, मौत की दवा नहीं। उस पल संजय पूरी तरह टूट गया। वो वहीं जमीन पर बैठ गया, घुटनों के बल, हाथ जोड़ लिए। शिवांगी, जो चाहो शर्त रख लो, मुझे अपने पापों का प्रायश्चित करने दो। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। मैं संतान के लिए पल पल मर रहा हूं। मैं सबके सामने अपना अपराध स्वीकार करूंगा। बस मेरे बेटे को मुझसे दूर मत करो। उन्हीं दिनों मेरी जिंदगी में एक और तूफान खड़ा था। मेरे भाई का विदेश से संदेश आया था। वो शादी करना चाहता था। उसे पैसों की जरूरत थी। उसने साफ कहा था, घर बेचो, मुझे मेरा हिस्सा चाहिए। अगर घर बिक जाता तो मेरे और अंश के सर से छत भी चली जाती। मैं पहली बार रोई नहीं। मैंने सोचा, और बहुत सोचकर मैंने संजय से कहा, मैं सोचकर बताऊंगी। अगले दिन संजय पल्लवी को लेकर मेरे घर आया। पल्लवी की आंखों में जलन नहीं थी, बस एक खालीपन था और डर। उसने धीमी आवाज में कहा, मैं वादा करती हूं, मैं तुम्हारे साथ सौतन जैसा व्यवहार नहीं करूंगी। संजय ने कहा, मैं अपनी आधी संपत्ति तुम्हारे नाम करने को तैयार हूं। इस बार मैंने इनकार नहीं किया। बंगला, बैंक बैलेंस सब मेरे नाम हुआ। मैंने कोई एहसान नहीं लिया, मैंने अपना हक लिया। और फिर मेरी शर्तों पर हमने शादी की, सिर्फ नाम की। बंगले में कदम रखते ही पल्लवी ने कहा, अंश मेरे पास सो जाएगा। मैंने बिना सोचे कहा, नहीं। मेरी आवाज साफ थी, ये मेरा बेटा है और मेरे पास ही रहेगा। मैंने संजय की तरफ देखा, तुम्हें प्रायश्चित करना था कर लिया, नाम देना था दे दिया, अब इसके आगे मेरा तुमसे कोई रिश्ता नहीं। पल्लवी ने समझाने की कोशिश की, ये घर कितना सूना है, अंश के भाई बहन भी होने चाहिए। मैंने बहुत ठंडे लहजे में कहा, मुझे इस आदमी का साथ नहीं चाहिए, मुझे इसके स्पर्श से नफरत है, मुझे और बच्चे नहीं चाहिए। मेरा मकसद सिर्फ एक था, इस बच्चे को उसका हक दिलाना
और वो मुझे मिल गया। 2 दिन बीते। संजय अंश के लिए ढेरों महंगे खिलौने और कपड़े लाया, लेकिन अंश ने कुछ नहीं उठाया। हर बार मेरी तरफ देखता, मेरे इशारे का इंतजार करता। उसके लिए वो सब चीज़ें सिर्फ चीज़ें थीं। पल्लवी ने अंश को दिल से अपनाने की कोशिश की। उसने कभी मुझसे बुरा नहीं कहा। पर संजय, वो मेरे सामने आंखें नहीं उठा पाता था, कोने में खड़ा रहता। कई बार हाथ जोड़कर माफ़ी मांग चुका था, लेकिन कुछ गुनाह कागज़ों से नहीं मिटते, कुछ जख्म पैसों से नहीं भरते। संजय को उसका वारिस मिल गया, लेकिन बेटे का प्यार नहीं। वो उस घर में पति नहीं, पिता नहीं, बस एक अपराधी बनकर जीता रहा। मैंने उसे नाम दिया, पर खुद को नहीं। सालों बाद जब वो मौत के बिस्तर पर था, उसने अंश का हाथ थामना चाहा। अंश ने हाथ पकड़ लिया, एक इंसान की तरह, पुत्र की तरह नहीं। और उस दिन संजय समझ गया, धन से सब कुछ खरीदा जा सकता है, पर एक बार टूटा हुआ भरोसा और सच्चा प्रेम कभी वापस नहीं आता।